सो हेलो एवरीवन। कल जैसे हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का ऑलमोस्ट चैप्टर का सब कुछ हो चुका था, बस म्यूटेशन इन पेडिग्री एनालिसिस बाकी था। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, क्यों प्लान किया, क्यों वो सक्सेसफुल थे, उस समय में उनका वर्क क्यों रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। 1900 में 3 साइंटिस्ट लोगों ने काम को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, मोनेल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसका उसके थ्रू 2 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर उसका एक्सेप्शन, उसका बाद आया मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, उससे 3rd लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन है लिंकेज। फिर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आया सर्टेन एंड बोवरी 1902 में, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मॉर्गन ने। ठीक है, और मॉर्गन ने काम करने के लिए ड्रोसोफ्लाई पे काम किया, क्यों काम किया, क्या एक्सपेरिमेंट था उनका, 3 कैरेक्टर को लेके उन्होंने स्टडी किया जो एक्स क्रोमोसोम में लोकेटेड था, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। पहला रिजल्ट में 1.3% रिकॉम्बिनेंट, दूसरा में ज़्यादा मिला क्योंकि पहला में टाइटली लिंक था, लूजली लिंक था। ये सब एक समरी से आपका माइंड में फ्लो चार्ट से रिकॉलिंग होना चाहिए विथ ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एंड लाइन। फिर हमने इसके बाद क्या देखा, जेनेटिक में देखा अल्फा स्टडी 1 ने, उसके बाद आपने देखा आपका वो क्या बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन देखा, मेल हेटेरोगमी, फीमेल हेटेरोगमी, हैप्लोडिप्लोइडी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये सब देख के हम फिर जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखा, पॉलीप्लोइडी, एन्यूप्लोइडी, जेनेटिक डिसऑर्डर देखा। ठीक है, बस एग्जांपल्स पढ़ा है, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, फिनाइल कीटोनिया, ये सब क्यों हो रहा है वो सब सारा रीजन्स पढ़ा। तो उसके साथ छोटा सा एक टॉपिक था म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस, उसको इसमें डिस्कस करते रहे, वरना वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि बात करें म्यूटेशन का, तो अगर म्यूटेशन का बात करें, व्हाट इज म्यूटेशन? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, सिंपल भाषा में म्यूटेशन का मतलब क्या है? डीएनए सीक्वेंस में चेंज होना। मान लो ये सपोज एक डीएनए था, इसका जो भी सीक्वेंस था, यहाँ मान लो उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ ए और यहाँ में टी होना चाहिए था, बट यहाँ म्यूटेशन होकर टी आ गया, ए का बदले टी आ गया सपोज, कुछ भी कारण से, तो इसको हम बोलेंगे म्यूटेशन हो चुका है। तो चेंज इन डीएनए सीक्वेंस को ही सिंपल वे से हम बोलते हैं म्यूटेशन, जिसकी वजह से जीनोटाइप में तो बदली होगा ही, इट कैन ऑल्सो लीड टू चेंज इन फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, असर फिनोटाइप में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा इंडिविजुअल में। जैसे कि कल हमने देखा था आपका GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड, बट GUG आ गया, पॉइंट म्यूटेशन होकर तो वेलाइन के लिए कोड करता है। तो क्या करने लगे, क्या बीमारी करने लगे? सिकल सेल एनीमिया। तो सिंपल भाषा में ये है म्यूटेशन। तो डिस्कस करते हैं म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस या ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए दैट लीड्स टू चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो म्यूटेशन कोज करेगा उसको बोलोगे म्यूटाजेन, और उसका टाइप्स ये जो है ह्यूमन हेल्थ से आप पढ़ लोगे, यहाँ लिखने दिया था, इसने लिखा नहीं। सो द एजेंट डेट कोज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेन, एंड इसका टाइप होता है, ये आयोनाइजिंग हो सकता है, जैसे एक्सरे, गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग हो सकता है, आपका फिजिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट हो सकता है। ठीक है, फाइब्रोमोयूरासिल सब, तो सब पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, ऑलरेडी बता दिया। फिर यूवी रेस हो गया, ये सब हो जाएगा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट म्यूटेशन का टाइप्स। तो म्यूटेशन का टाइप क्या हो सकता है? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर में भी बदली हुआ तो आप बोलोगे म्यूटेशन हुआ है। और ये कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि पूरा होल सेट में अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा तो उसको बोलेगा पॉलीप्लोइडी। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? कार्योकाइनेसिस हो गया बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर होल सेट में बढ़ गया। और +-1 2 हुआ तो बोलोगे एनिप्लोइडी। एनिप्लोइडी का रीजन क्या था? नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो एनिप्लोइडी, तो ये दिस इज टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम नंबर बदल रहा है। और एक टाइप का म्यूटेशन है जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो ओरिजिनल क्रोमोसोम में सपोज ये 4 है ABCD, अब मान लो यहाँ ABCD के साथ और एक ऐड हो गया E, या फिर यहीं से एक कॉपी हो गया D कॉपी हो गया, तो ऐसा म्यूटेशन को बोलोगे एडिशन म्यूटेशन, या फिर गेन बोलोगे, गेन हो चुका है एक पोर्शन। ABCD था, ABC बच गया, D गायब, तो ऐसा कब बोलोगे डिलेशन या फिर लॉस म्यूटेशन। देखो ABCD था, अब ये 180 डिग्री रोटेट कर गया, तो इसका बोलोगे इन्वर्सन। और क्रोमोसोम का पार्ट अगर मूव कर दिया नॉन होमोलोगस पेयर में, मान लो क्रोमोसोम 1 का क्रोमोसोम 1 था, उसका कोई पार्ट क्रोमोसोम 7 में चला गया, तो क्रोमोसोम 1 का होमोलोगस तो 1 ही होगा, 7 तो नॉन होमोलोगस है, तो नॉन होमोलोगस में चला गया तो इसको बोलोगे ट्रांसलोकेशन। जैसे इसका एग्जांपल है क्रोमोसोम बिटवीन 9 एंड 21 विच लीड टू क्रोनिक माइलोइड ल्यूकोमिया, एक प्रकार का कैंसर कोज करता था। दिमाग में नहीं आ रहा, वही होना चाहिए, इतना तो आपको चाहिए नहीं, बस इसका मतलब ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे चेंज इन जीन, तीसरा टाइप का म्यूटेशन हम देखेंगे। क्रोमोसोम नंबर देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, तीसरा चेंज इन जीन। जीन मतलब फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। इसमें आ जाएगा आपका फ्रेमशिप म्यूटेशन। फ्रेमशिप म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे कि पकड़ लो सपोज AUG, फिर GGG,
ए जी, फिर आपका पकड़ लो यू यू यू, फिर आपका पकड़ लो सी, फिर आपका कुछ भी पकड़ लो यहाँ जी यू जी पकड़ लो। तो ए यू जी किसके लिए कोड करता है? मेथियोनिन। जी 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 किसके लिए कोड करता है? ग्लाइसिन। जी ए जी ग्लूटामिक एसिड, यू यू फिनाइल एलालिन एंड जी यू जी वेलाइन। सो नॉर्मली डीएनए का सीक्वेंस ये है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपका यहाँ में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो क्या सीक्वेंस बन जाएगा? ओरिजिनल का साथ ही रखता हूँ, तो सीक्वेंस क्या बनेगा? ए यू जी, अब नया ऐड हो गया पकड़ लो सी सी, तो क्या रीडिंग होने लगेगा? देखो फिर रीडिंग होगा आपका जी जी, फिर ये जी जी ए, जी जी ए, फिर क्या होगा? जी यू यू, फिर क्या होगा? यू जी यू, फिर क्या बचेगा? जी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने एक न्यूक्लियोटाइड जब मैंने ऐड किया, जब एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया तो फ्रेम का रीडिंग बदल गया। अब मान लो क्या जी जी मिथेन, देखो ये तो मेथियोनिन ही रहा, दिस इज मेथियोनिन, बट अब क्या नेक्स्ट सी जी जी आपका ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहा है? नहीं कोड कर रहा, तो फ्रेम का रीडिंग बदल गया। ग्लाइसिन का बदला ग्लूटामिक एसिड था जी, अब ये किसी और के लिए कोड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब मैंने एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया तो फ्रेम का रीडिंग बदल गया। कहाँ से? स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग में तो मेथियोनिन था, पेथियोनिन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। सिमिलरली अगर मैं दो न्यूक्लियोटाइड ऐड करूँ, पकड़ लो दो न्यूक्लियोटाइड, तो स्टार्टिंग में था ए यू जी, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ मैं। अब सपोज पकड़ लो क्या ऐड किया? सी, तो मैं सी सी ही ऐड किया, तो अब रीडिंग देखो अब क्या होगा? सी सी ऐड कर दिया, फिर क्या आएगा? जी, देन जी 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 जी, देन ए जी यू 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 जी एंड यू जी। अब स्टार्टिंग में तो मेथियोनिन था, अब क्या सी सी जी क्या ग्लाइसिन के लिए है? जी 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 ग्लाइसिन तो है, बट ग्लाइसिन तो सेकंड में था, थर्ड में नहीं। तो देखो फिर से फ्रेम का रीडिंग बदल गया। कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। तो ऐसा वाले को हम बोलते हैं आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, के फ्रेम का रीडिंग बदल गया जब आपने एक या दो न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया तो। और मैं यहाँ में डिलीट भी कर दूं, मान लो ये जी को डिलीट भी कर दूं तो भी फ्रेम का रीडिंग बदल जाएगा। ये भले ही सेम रहे बट ए जी यू तो चेंज हो जाएगा, तो फ्रेम का रीडिंग बदल जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। काफ़ी केसेस में सेम हो सकता है बट मेजोरिटी केसेस में क्या होगा? फ्रेम का रीडिंग बदल जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिलेशन। एक या दो न्यूक्लियोटाइड डिलीट करूँ तो। अब पकड़ लो अगर तीन ऐड करता तो क्या होता? तो ओरिजिनल क्या था? पहले ए यू जी, यहाँ से ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ से ऐड हो रहा है, तीन ऐड किया तो मान लो एक दो तीन, तो ये तो तीन कोडन है तो इसमें कोई इशू नहीं है। फिर जी 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 आ जाएगा, जी जी जी, फिर जी ए जी, फिर यू यू यू, फिर जी यू जी। तो जब मैंने तीन ऐड किया तो म्यूटेशन हुआ कि नहीं? हाँ, एडिशन या डिलीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, हमें म्यूटेशन तो हो रहा है, बट क्या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन फ्रेम का रीडिंग चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या था फ्रेम का रीडिंग? ग्लाइसिन, तो ये भी ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइल-एलानिन, वेलाइन एंड वेलाइन। तो कहने का मतलब है एक या दो न्यूक्लियोटाइड ऐड करोगे तो डिलीट करोगे तो फ्रेम का रीडिंग चेंज होगा, स्टार्टिंग से नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलेशन। और तीन ऐड करोगे या तीन डिलीट कर दोगे तो फ्रेम का रीडिंग उस पॉइंट से नहीं बदलेगा। तो तीन को ऐड करना और तीन को डिलीट करना, ऐड वाले को बोलोगे फ्रेम शिफ्ट एडिशन म्यूटेशन, और तीन अगर मान लो डिलीट कर देते तो उसको बोलोगे फ्रेम शिफ्ट डिलेशन म्यूटेशन। वही चीज यहाँ में देख रखा है। तो पकड़ लो एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया तो फ्रेम का रीडिंग बदल गया। सो वही लिखा हुआ है, व्हेन ऐड और डिलीट वन और टू न्यूक्लियोटाइड देन फ्रेम रीडिंग चेंज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलेशन। बट आप जब तीन ऐड करोगे, सो व्हेन ऐड और डिलीट थ्री न्यूक्लियोटाइड देन रीडिंग ऑफ द फ्रेम डू नॉट चेंज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलेशन। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम का रीडिंग में बदल गया है अमीनो एसिड का। नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या? चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होना। तो मान लो नॉर्मली AUG आपका है, AUG पकड़ लो मेथियोनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। अब यहाँ में म्यूटेशन होकर जी का बदली ए आ गया, अब AUA किसी और के लिए कोड करेगा। या फिर पकड़ लो जैसे कि ग्लूटामिक एसिड GAG आपका म्यूटेशन होकर आ गया यहाँ में GUG, तो ए का बदली म्यूटेशन होकर यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ में ए क्या है? प्यूरिन, और यहाँ में म्यूटेशन होकर क्या आ गया? यू, पायरिमिडिन। तो प्यूरिन को जब पायरिमिडिन ने रिप्लेस करेगा तो उसको यहाँ में आएगा, अच्छा देख ही रखा है। तो देखो ये भी म्यूटेशन है, AUG का बदली, अब यहाँ मान लो जी का बदली पकड़ लो यहाँ सी आ गया, तो ये भी म्यूटेशन है।
तो कितना न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है? एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेगा पॉइंट म्यूटेशन। अब ऐसा पॉइंट म्यूटेशन जिसमें G का बदली A आया, तो G भी प्यूरिन है, A भी प्यूरिन है, तो प्यूरिन को जब प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है तो ऐसा पॉइंट म्यूटेशन का बोलोगे ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन। या फिर मान लो यहाँ T था, T का बदली अगर यहाँ C आ जाता तो T भी पायरिमिडिन है, C भी पायरिमिडिन है, म्यूटेशन तो हुआ है बट ऐसा पॉइंट म्यूटेशन का बोलोगे ट्रांजिशन। और जहाँ प्यूरिन को पायरिमिडिन रिप्लेस करेगा या फिर पायरिमिडिन को प्यूरिन, तो ऐसा पॉइंट म्यूटेशन का बोलोगे ट्रांसवर्सन पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन फर्दर 3 टाइप का है। एक है मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन, सेम सेंस या फिर साइलेंट म्यूटेशन, और तीसरा है नॉनसेंस म्यूटेशन। देखते हैं इसको। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे कि GAG होगी, अब GUG कोड कर रहा है, तो जब A का बदले यहाँ म्यूटेशन होकर U आ गया तो GAG किसके लिए कोड करता था? ग्लूटामिक एसिड का वजह से। अब ये कोड करेगा वेलाइन के वजह से। पॉइंट म्यूटेशन होने का वजह से अगर एमाइनो एसिड चेंज होना पड़ा तो ऐसा म्यूटेशन का बोलकर मिससेंस म्यूटेशन। एमाइनो एसिड चेंज हो गया अगर एक न्यूक्लियोटाइड, देखो पॉइंट म्यूटेशन ही है बट पॉइंट म्यूटेशन होने का वजह से अगर एमाइनो एसिड चेंज हो गया, ग्लूटामिक एसिड का वेलाइन कोड कर रहा है, तो इसको बोलोगे मिससेंस म्यूटेशन। अब जैसे दूसरा पकड़ लो, CCC था, यहाँ में म्यूटेशन होकर आ गया U, तो CCC भी प्रोलिन के लिए कोड कर रहा है, U भी प्रोलिन के लिए कोड कर रहा है, CCU। तो म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ है, C का बदली U आया, बट क्या एमाइनो एसिड बदला? नहीं बदला। तो ऐसा म्यूटेशन को जब एमाइनो एसिड म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन होने का बावजूद भी अगर एमाइनो एसिड का सीक्वेंस नहीं बदला तो ऐसा वाले को बोलोगे सेम सेंस म्यूटेशन। ये भी प्रोलिन था, ये भी प्रोलिन है। या फिर कोई म्यूटेशन होने के बाद कोई असर नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि ये भी प्रोलिन के लिए कोड कर रहा है और CCU भी प्रोलिन के लिए कोड कर रहा है, इसलिए हम इसे साइलेंट म्यूटेशन भी कह देते हैं। म्यूटेशन हुआ बट कोई असर नहीं पड़ेगा फिनोटाइप पे। नेक्स्ट नॉनसेंस म्यूटेशन, पकड़ो UGG ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है। अब यहाँ में म्यूटेशन आ गया, G का बदली है, तो UGA क्या बन गया? स्टॉप कोडन। तो अगर पॉइंट म्यूटेशन होने का वैसे स्टॉप कोडन आ गया तो ऐसा वाले को बोलोगे नॉनसेंस म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन का भी फर्दर 3 टाइप है नॉनसेंस म्यूटेशन, पॉइंट मिससेंस, सेम सेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इसके साथ म्यूटेशन का पॉइंट खत्म हुआ, और भी थोड़ा बहुत अगर म्यूटेशंस का होगा तो मोलिकुलर बेसिस में मैं करा दूंगा। इस चैप्टर के हिसाब से सब डन है। स्टिल मैं चाहता हूँ एक बार NCERT को पढ़ दूँ इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में मैं आपका NCERT को पढ़ देता हूँ। म्यूटेशन टॉपिक, पॉलीजेनिक प्लेयोट्रोपी सब तुमने देख लिया। एरा म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या है? एक फिनोमिनन है जिससे DNA का अल्टरनेशन सीक्वेंस चेंज होगा, जेट रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सब हमने पढ़ लिया। इन एडिशन 1-2 लाइन होगा, इसको स्टार कर दे रहा हूँ, ये सब कॉपी में लिख लेना। इन एडिशन टू आपका रिकॉम्बिनेशन का वैसे भी जेनेटिक्स चेंज हो रहा है ना। सो एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिनन दैट लीड्स टू वेरिएशन इन DNA। हमको पता है रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर की वजह से। उसके अलावा वेरिएशन लाने का और एक कॉज है म्यूटेशन। और एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 5, हमने ऑलरेडी बात कर रहा है कि DNA हेलिक्स कंटिन्यूसली रन करेगा। इट इज हाईली सुपर कॉइल्ड, देयरफॉर कुछ पार्ट लॉस हो सकता है, डिलेशन बोलोगे, गेन होगा तो इंसर्शन या डुप्लीकेशन बोलोगे, जिसकी वजह से चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में। सिंस जीन्स आर नोन टू बी जीन्स कहाँ में लोकेटेड है? क्रोमोसोम में। तो अगर क्रोमोसोम में गड़बड़ हुआ तो डेट विल रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटीज या फिर एबेरेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशन कहते हैं। और ये लाइन ध्यान रखना, क्रोमोसोम में जीन में गड़बड़ी हुआ तो कैंसर कैन लीड। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। 2 लाइन स्टार किया, एक ये पॉइंट ध्यान रखना। इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। पॉइंट म्यूटेशन बात कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जहाँ GAG का बदली GUG आ गया। सो द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ इस लेवल में इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, करना बहुत ही बियॉन्ड है, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन कैसे ये ठीक होता है ये सब आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि बॉडी में म्यूटेशन हो गया तो बॉडी इसको म्यूटेट ही होने करने देता है, बॉडी रिपेयर भी करना चाहेगा। बेस एक्सेशन रिपेयर होता है, ठीक है। फिर आपका सिंगल बेस रिपेयर होता है, डबल बेस रिपेयर होता है, ये सब आप पढ़ोगे MBBS फर्स्ट ईयर में सब पढ़ोगे। अलग अलग प्रकार का म्यूटेशन का रिपेयर भी सिस्टम होता है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे। हाउएवर मेनी फिजिकल एंड केमिकल एजेंट इंड्यूस म्यूटेशन, ऐसा एजेंट को आप बोलोगे म्यूटाजेंस। जैसे UV रेडिएशन कॉज करेगा म्यूटेशन, तो वो भी म्यूटाजेन है, नॉन आयनाइजिंग है, ठीक है। तो पढ़ लिया इसको हमने।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे पेडिग्री का। पेडिग्री एनालिसिस देखो आपको इजीली सॉल्व करना पड़ेगा पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? तो पेडिग्री एनालिसिस पहले बात तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को स्टडी करेगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब जीन में गड़बड़ी हो रहा है, जीन में गड़बड़ी हो रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। तो पेडिग्री एनालिसिस से हम क्या करते हैं, बीमारी को एक फैमिली ट्री की फॉर्म में स्टडी करते हैं। एक फैमिली का अलग अलग जनरेशन में, जैसे मदर फादर हो गया, उसका 4 बच्चा हो गया, बेबी 1, बेबी 2, बेबी 3, फिर इसका एक लड़की से शादी होगा, उसका 2 बच्चा है, ठीक है। सो एक बीमारी को एक फैमिली में अलग अलग जनरेशन में हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री, इसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। सो ये क्या है? एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स जो पास हो रहा है इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री या डायग्राम। सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसके मदद से हम यूटिलाइज कर लेंगे, ट्रेस कर पाएंगे कि कौन सा इनहेरिटेंस है उस स्पेसिफिक ट्रेस के लिए। पेडिग्री एनालिसिस से कौन सा बीमारी पास हो रहा है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्या बीमारी हो सकती है वो हम पता कर सकते हैं, या फिर कौन सा एबनॉर्मेलिटी पास हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं बीमारी, और वो डोमिनेंट है ना रिसेसिव है, ऑटोजोमल या फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, हम ये पता कर सकते हैं फैमिली ट्री एनालिसिस से। और ये एक्सपर्ट लोग करते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत बेसिक जान सकते हैं बट प्रॉपर लेवल में पता करने के लिए एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। और ये परफॉर्म करता है ह्यूमन में। क्यों? क्योंकि मेंडल का मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस विद प्योर लाइन आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा। इंसानों में क्रॉस करा के रिजल्ट लाते रहते, जो इंसान क्रॉस करके रिजल्ट का वेट कर रहा है वो खुद ही कहीं ना टपक जाए। तो मेंडल की तरह प्योर लाइन क्रॉस इंसान में पॉसिबल नहीं है। पी में पॉसिबल इतना कम समय लगता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है सब, ह्यूमन में तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम पेडिग्री एनालिसिस को ह्यूमन में स्टडी करते हैं उस बीमारी को ट्रेस करने के लिए। अब देखो इसमें अलग अलग सिंबल यूज होगा। मेल होता है बॉक्स दे दोगे, फीमेल का एग होता है, एक राउंड होता है, शेयर रखना तो राउंड फीमेल लेगा। मेल या फीमेल अगर बीमारी होगा तो आप उस बॉक्स को भर दोगे तो डिजीज। सेक्स अगर अनस्पेसिफाइड है तो आप ये दे दोगे, पता नहीं मेल है ना फीमेल है। मान लो आप जनरेशन बना रहे हो, दादाजी का दादाजी, सपोज दादा दादी है 3-4 जनरेशन पहले, उनको याद नहीं उनका भाई था ना बहन था, बट याद है 4 लोग थे, ठीक है। 2 भाई 1 बहन याद है, 2 भाई 1 बहन याद है, और एक कौन था याद नहीं है, तो उस केस में आप ऐसा दे दोगे सेक्स अनस्पेसिफाइड। मेल भी हो सकता है फीमेल भी। कैरियर को आप ऐसा डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। और मेल या फीमेल में अगर ऐसा आ गया तो आप समझना दैट एक लाइन मेल और फीमेल का मेटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल और फीमेल में 2 लाइन दिया तो ये मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव समझा रहा है, इसको हम कहते हैं कंसेंजीनियस मेटिंग, ठीक है। और ये मेल और ये फीमेल है, तो बच्चा हम नेक्स्ट लाइन में समझाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले बेटा हुआ, सेकेंड बच्चा बेटी हुआ, और थर्ड बच्चा फिर बेटा हुआ, इधर से जाओगे, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मान लो मेल और फीमेल का 2 बेटी हो गया तो आप उसको ऐसा करके ज्वाइन कर दोगे। और डाइजाइगोटिक ट्विंस हुआ तो आप क्या करोगे, अलग अलग से दिखा दोगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब स्पर्म और एग एक ही एक आया, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट डिवाइड करके बच्चा बनाना था, बट ये जाइगोट एक से सपोज 2 सेल में बन गया, तो ये अलग एक बेबी बना देगा, ये अलग एक बेबी बना देगा, तो इसको बोलोगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या फिर आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हो। फिर अगर मान लो नॉर्मली क्या था, फीमेल का एक ही एक रिलीज होता है ओवा से। रिसेंट एक स्टडीज था, क्या स्टडीज था भूल गया मैं, हाँ याद आने से थोड़ा बता रहा हूँ। रिसेंट का एक बहुत ही बढ़िया एक स्टडी था, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव भी किया, मतलब अभी जैसे बता रहा हूँ। पहले ये बता देता हूँ, डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, तो नॉर्मली एक ही एक निकलता है, बट मान लो कोई महीना में फीमेल एक इधर ओवरी से आता है, नेक्स्ट मंथ में राइट से आएगा, फिर लेफ्ट। बट कोई महीना में दोनों तरफ से अगर एग आ गया तो स्पर्म तो बहुत सारा रिलीज होता है, बहुत तरफ जाएगा। तो उस केस में अगर मान लो स्पर्म ने 2 एग को अगर फर्टिलाइज कर दिया तो इससे एक बेबी बनेगा, इससे एक बेबी बनेगा, तो ऐसा ट्विंस जो बनेगा इसको बोलोगे डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। ये रिसेंटली हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, कंसेप्ट क्या था कि स्पर्म का पास एबिलिटी है कि ऐसा स्पर्म बहुत सारा जाएगा। इसको अभी नीट के साथ कंफ्यूज मत करना, आई एम जस्ट गिविंग द कंसेप्ट जो रिसेंटली अभी साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया। हम क्या बोलते हैं कि हेल्दी स्पर्म डिसाइड करता है कि कौन सा हेल्दी स्पर्म जाके एक को फर्टिलाइज करेगा। तो जब ट्रेवल करते जाएगा एम्पुला ये सब से ट्रेवल करते जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब से एम्पुला रीजन में जाके आपका
100 जैसा स्पर्म पहुंचा, उसमें से जो हेल्दी स्ट्रॉन्ग होगा वो जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा, ऐसा हम कहते हैं। बट दिस इज रॉन्ग। नाउ साइंटिस्ट हैज प्रूव्ड कौन स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा, एग को, वो एग डिसाइड करता है, एग अलाउ करता है ये करेगा या ये नहीं करेगा। 100 जैसा तो पहुंच गया, बट उसमें भी फीमेल का एग डिसाइड करता है कौन सा स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा। सो डोंट कंफ्यूज दिस विथ नीट वन, ठीक है। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा, दैट इज योर कंसेप्ट अभी के लिए। ये रिसेंट एक साइंटिफिक रिसर्च साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया, तो मैं बता रहा हूँ। तो फीमेल का डोमिनेशन हर जगह है रे भाई, देख लेना। बच्चा बनाते समय भी वो फीमेल का ही डिसीजन है, मतलब कौन सा स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा, ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया। ऐसा नहीं कि स्पर्म स्ट्रॉन्ग है वो जाकर कर रहा है, नहीं, फीमेल डिसाइड करेगा, और उसका मन नहीं होगा तो नहीं भी करेगा। तो एक डिसाइड करता है, स्पर्म नहीं, ये रिसेंट प्रूव है। तो ये मीटिंग आप ये सब सिंबल से याद रख लेना, काफ़ी बार सिंबल से क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट, पेडिग्री एनालिसिस में अगर बात करें हम, पेडिग्री एनालिसिस में, तो पेडिग्री एनालिसिस से हम आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर पता कर सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या हो सकता है, या तो आपका डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल सेक्स लिंक, या फिर क्या हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, ठीक है। अब डोमिनेंट में या तो सेक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है या फिर ऑटोसोमल हो सकता है। मैं बता रहा हूं, देखो ट्रिक देखो, ऑटोसोमल। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट में क्या हो रहा है आपका पेडिग्री, इसमें इन केस ऑफ योर्स डोमिनेंट और रेसेसिव, तो पेडी और रेसेसिव में भी क्या हो सकता है आपका, सेक्स लिंक और रेसेसिव हो सकता है या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है। तो देखो मैं ट्रिक से शॉर्टली बता दे रहा हूँ, विद डिटेल भी, ट्रिक भी होगा डिटेल भी होगा, आप बस ध्यान दो। तो पहला बात है, देखो डोमिनेंट का मतलब क्या है। मान लो ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो हम डोमिनेंट किसे कहते हैं, ये कैपिटल टी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हेटेरोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये प्लांट टॉल है। और जो हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव, जो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। सो डोमिनेंट का केस में क्या होता है, दो होने से ही एक्सप्रेस करेगा ना, एक होने से ही एक्सप्रेस कर देगा, एक होने से भी एक्सप्रेस कर देगा। तो जो डोमिनेंट बीमारी है ना, ज़्यादातर वो जनरेशन स्किप नहीं करता, एक होने से भी बीमारी दिखा देगा। ये एक ट्रिक है जानने के लिए। तो डोमिनेंट होता है ना, वो ज़्यादातर, श्योर नहीं बोल रहे, ज़्यादातर केस में क्या होता है, वो स्किप नहीं करता जनरेशन, डोंट स्किप जनरेशन। और रेसेसिव का केस में, मेजोरिटी केस में जनरेशन स्किप हो जाएगा, क्योंकि रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों प्रेजेंट होना पड़ेगा होमोजाइगस फॉर्म में। इस केस में तो ये नहीं कर रहा, देखो। तो रेसेसिव जो होता है वो स्किप कर देता है जनरेशन, मतलब बीमारी काफी बार नहीं भी दिख सकता, वो होगा भी, ऑलवेज नहीं, मेजोरिटी केसेस में, ठीक है, डोमिनेंट। अब देखो, मान लो कोई बीमारी सेक्स लिंक है, सेक्स लिंक बीमारी है, नॉर्मली एक्स वाई क्या है, नॉर्मल मेल है, और एक्स डी वाई है, तो ये मैं बोलूंगा डिजीज्ड मेल है, देखो। और मान लो एक लड़की नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल, तो इसका जो बच्चा होगा क्या होगा, इसमें से एक एक्स डी फादर से आएगा, मदर से एक्स, फिर फादर से एक्स डी, मदर से तो एक्स ही आएगा, फिर फादर से एक्स वाई, फादर से वाई आएगा, मदर से एक्स, फिर फादर से वाई और फीमेल से एक्स। तो क्या दिखाई दे रहा है कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट हुआ तो ये बेटी नॉर्मल है ना, बीमार है, डोमिनेंट है ना, तो देखो एक होने से भी ये बीमारी हो गया डिजीज्ड, ये भी क्या होगा, डिजीज्ड लड़की है, ये क्या होगा, नॉर्मल, और ये क्या होगा, नॉर्मल। तो अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट बीमारी है तो जितना लड़की बीमार है उसका पिताजी बीमार होना ही पड़ेगा। सो फादर अफेक्टेड फादर, ऑल डॉटर शुड बी अफेक्टेड। क्यों, क्योंकि बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। और अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो फादर के पास कौन सा बीमारी होगा, एक्स डी डोमिनेंट वाला होगा, तो वो एक होने से भी एक्सप्रेस करेगा। तो ये एक लाइन याद रखना, अगर ये हो गया तो आप समझ, देखो जनरेशन स्किप नहीं किया तो आप समझना डोमिनेंट है। अगर बाप के साथ सारा बेटी बीमार, ये लाइन एकदम याद रखो, बाप बीमार उसके साथ सारा बेटी बीमार, जनरेशन स्किप नहीं हो रहा और बाप के साथ सारा बेटी बीमार है, तो आप समझना वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। और जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, स्किप नहीं कर रहा मतलब डोमिनेंट बीमारी है, और बाप के साथ सारा बेटी बीमार नहीं है, तो आप समझना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इस टेक्निक से करना, आप प्रूफ भी करके देखोगे, डोंट वरी, हम थियोरेटिकली भी करके देखेंगे, डोंट वरी।
तो समझ में आया कैसे पहचानोगे, दिखा दे रहा हूँ मैं। तो डोमिनेंट होने से स्किप नहीं करेगा जनरेशन, और रिसेसिव होने से जनरेशन स्किप करेगा। अब डोमिनेंट में सेक्स लिंक या एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल हो सकता है। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट को कैसे पहचानोगे? अफेक्टेड फादर ऑल डॉटर शुड बी अफेक्टेड, बाप के साथ सारा बेटी बीमार होना पड़ेगा। और इफ नॉट दिस, अगर ये केस नहीं हुआ तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होने वाला है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको जीनोटाइप जानना होगा। नॉर्मल का जीनोटाइप क्या है? एक्स वाई। डिजीज फादर का क्या हो गया? एक्स डी वाई। डी है तो डोमिनेंट समझा रहा हूँ। डिजीज फीमेल का क्या हो गया? एक्स डी एक्स भी डिजीज है, एक्स डी भी डिजीज है, एक्स एक्स रहा तो नॉर्मल। ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा ये बताओ? बीमारी है ना रिसेसिव? बीमारी है भाई, ये डोमिनेंट है ना, तो एक होने से भी बीमारी होगा, और ये भी बीमारी। और ये वाला क्या होने वाला है आपका? नॉर्मल होने वाला है इसका जीनोटाइप, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट का बात कर रहा है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक होने से भी बीमारी होगा, दो होने से तो हो गई, और ये नॉर्मल होने वाला है। जीनोटाइप ध्यान रखना। अब अगर जनरेशन स्किप कर दिया तो आप क्या बोलोगे? रिसेसिव। अब वो एक्स लिंक या सेक्स लिंक हो सकता है या ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। एक्स लिंक या सेक्स लिंक जो होगा वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाएगा। मतलब क्रिस क्रॉस मतलब मेल फीमेल मेल, या फिर फीमेल मेल फीमेल। 3 जनरेशन में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा पास होगा। मेल बीमारी है, फिर फीमेल बीमारी है, फिर मेल नेक्स्ट जनरेशन में, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाएगा। ठीक है। और इसमें ज्यादातर केस में फीमेल लोग कैरियर ही होता है, ऐसा नहीं कि बीमारी हो। सेक्स लिंक रिसेसिव है ना, तो एक्स होने से भी वो कैरियर होगी, बीमारी नहीं। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स लिंक रिसेसिव का जीनोटाइप क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस की तरह। एक्स एक्स है तो नॉर्मल, एक्स है तो क्या है? नॉर्मल बट कैरियर, और एक्स है तो डिजीज। मेल क्या होगा? एक्स वाई नॉर्मल, एक्स वाई होने से बीमारी, क्योंकि मेल में एक ही है। और अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं दिखाया तो आप समझना वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। और ऑटोसोमल रिसेसिव का जीनोटाइप क्या होगा? ये क्या बीमारी होगा? नहीं, रिसेसिव है ना, तो दोनों होना पड़ेगा, एक होने से नहीं होगा। ये भी नॉर्मल, ये होने से ऑटोसोमल रिसेसिव में बीमारी होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेक्निकली एकदम कोई भी पेडिग्री आप देख के सॉल्व कर सकते हो इस टेक्निक से। और आपको अगर लगेगा नहीं सर हमें फर्दर वैलिडेशन चाहिए और वैलिडेट करना है, मैं क्या ये टेक्निक से हमारा सही हो रहा है, कभी कंफ्यूजन हुआ तो उसको भी करके देखते हैं। चलो पकड़ लो, एक मेल और एक फीमेल का शादी हो गया, उसका पकड़ लो, एक बेटा हुआ, बेटी हुआ, एक बेटा हुआ, फिर से एक बेटी हुआ, एक बेटा हुआ, पकड़ लो। और पकड़ लो ये आपका बेटा और एक बेटी बीमार हो गया, पकड़ लो। अब बताओ ये कौन सा बीमारी है? तो क्या जनरेशन स्किप किया? हाँ, यहाँ बीमार नहीं है, यहाँ बीमार है, तो हम समझ गए रिसेसिव है। अब सेक्स लिंक रिसेसिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा हम लोग का? क्रिस क्रॉस दिखाना पड़ेगा, मेल फीमेल मेल या फीमेल मेल फीमेल ज़्यादातर। तो वो तो केस हमें दिख ही नहीं रहा, थर्ड जनरेशन है नहीं, तो करके देख लो, रिसेसिव है, पता चल गया। अब या तो ऑटोसोमल हो सकता है या तो सेक्स लिंक हो सकता है। चलो सेक्स लिंक का देखते हैं। अगर सेक्स लिंक है, ठीक है, फिर से इसको कौन बनाते रहेगा, कॉपी कहाँ से होगा? चलो कोई नहीं, यही कर देता हूँ अलग अलग कलर से। भाई देखो सेक्स लिंक रिसेसिव है क्या? चलो ये तो रिसेसिव है, पता चला। क्या सेक्स लिंक है? चलो देखते हैं। अगर सेक्स लिंक रिसेसिव होगा तो फीमेल क्या होना पड़ेगा? ये मेल क्या होना पड़ेगा? एक्स वाई नॉर्मल। जीनोटाइप तो यही था ना मेल का, ये जीनोटाइप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स लिंक अगर रिसेसिव है, चलो ट्राई कर रहे हैं, तो मेल का नॉर्मल जीनोटाइप क्या होगा? एक्स वाई। और ये फीमेल का क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है या फिर एक्स हो सकता है। तो अगर ये बीमारी, अगर ये लड़की बीमार है तो इसका क्या होना पड़ेगा? एक्स तो होना ही पड़ेगा। अगर ये सेक्स लिंक रिसेसिव है तो जिसमें से एक एक्स कहाँ से आना पड़ेगा? फादर से, बट फादर नॉर्मल है, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव बीमारी नहीं है। तो क्या ऑटोसोमल है क्या? चलो देखते हैं, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो नॉर्मल का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए। इसका ऑटोसोम है ना, तो इसका भी क्या होगा? सेम ये। तो हाँ, इसमें चांसेस है कि यहाँ से स्मॉल ए आया, यहाँ से भी स्मॉल ए आया, तो ये बीमारी हो गया, ये बीमारी हो गया। तो हमको पता चल गया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। समझ में आया? तो इससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, इतना टाइम नहीं, मुख में हो जाता है, तो इससे वेरीफाई कर सकते हो। सपोज मैं बोलूं, क्या ये आपका यही वाला केस, क्या आपका ये लो बेटा बेटी, बेटी बेटी बेटा बेटा, चलो अब ये है क्या, और ये बीमार है, ये बेटी बीमार है, ये एक बेटा बीमार है। अब ये क्या और आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा? तो चलो देखते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट होने के लिए इसका क्या नॉर्मल केस होना था? स्मॉल है, इसका भी क्या होना पड़ेगा? स्मॉल है नॉर्मल होने के लिए। फिर से बोला जीनोटाइप, ऑटोसोमल डोमिनेंट होने के लिए नॉर्मल का क्या है? स्मॉल है।
ठीक है। तो इसका भी तो स्मॉल होने से सब स्मॉल होना चाहिए था, सब नॉर्मल होना चाहिए था, बीमार है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। क्या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होने के लिए यहाँ क्या होना पड़ेगा नॉर्मल के लिए? XY और ये XX, तो एक भी बीमार होना ही नहीं चाहिए, तो बीमार है तो ये आपका सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ जीनोटाइप का 5-10 बार प्रैक्टिस करना, किसका क्या जीनोटाइप है। पहले तो ट्रिक से आंसर निकल गया, स्टिल इफ यू वांट टू वेरीफाई तो आप समझ लेना। तो हो गया ये, और क्या ही है पेडिग्री में, और कुछ है भी नहीं है। चलो एनसीईआरटी का भी कुछ राइटअप है तो पढ़ा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस तो चलो, जैसे कि और एक इनहेरिटेंस है जो सिलेबस में नहीं ध्यान रखना कि सिर्फ मेल से मेल में अगर जाता है तो उसे हम बोलते हैं वाइल्ड इनहेरिटेंस। जैसे इस जनरेशन में मेल बीमार, फिर मेल बीमार, फिर नेक्स्ट जनरेशन में मेल बीमार। तो मेल से मेल में XY से XX, तो ये फीमेल से तो X है, मेल से Y गया, ठीक है। तो मेल से मेल में क्या देता है? X ना Y, तो सिर्फ मेल टू मेल ओके। क्वेश्चन ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है जनरेशन 1, ये है जनरेशन 2, इसका बच्चा हो तो ये है जनरेशन 3, और उसी सेकंड का ये बच्चा है तो ये भी जनरेशन 3। इसको 3 इसको 4 मत पकड़ना है, तो 3 जनरेशन है। क्या पहला में बीमार है? हाँ है। क्या इसमें है? इसमें बीमार आपका नहीं है, ओ है, मतलब ये स्किप नहीं कर रहा, इसमें नहीं है बट इसमें है। तो तीनों जनरेशन में है, इसमें भले ही नहीं है बट एक में तो है, तो इसको हम बोलेंगे जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, तो मतलब ये डोमिनेंट हो सकता है। अब डोमिनेंट में ऑटोसोमल या फिर क्या हो सकता है आपका सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है। तो अगर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो बेटी बीमार है तो इसका बाप भी बीमार होना चाहिए था, बट यहाँ बाप नॉर्मल है, बेटी बीमार है, तो ये कैसा डोमिनेंट होगा? आपका सेक्स लिंक हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, क्या स्किप किया? हाँ कर दिया। यहाँ बीमारी है, पहले में नहीं, तो ये रेसेसिव है। सेक्स लिंक रेसेसिव होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? क्रिस क्रॉस, मेल फीमेल देन मेल। यहाँ तो मेल बीमार है ही नहीं, नॉर्मल है, तो इसलिए इसको ये सेक्स लिंक नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल रेसेसिव। आप इसको सबको क्रॉस वेरीफाई करोगे जीनोटाइप के साथ जो मैंने दिया, ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस था, और कुछ यहाँ में क्वेश्चन से देखते हैं। चलो, जैसे कि ये पेडिग्री दे के रखा है, कहाँ गया कलम भाई? ओके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से पेरेंट्स से दिस, ये बोल के रखा है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। अरे क्या हो गया? कलम ओके। तो ये बोल रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। अब बताओ इसमें से किसका जीनोटाइप, ए और बी का क्या होगा जीनोटाइप? चलो बताओ। ऑटोसोमल रिसेसिव बोल दिया तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, तो इसका क्या हो सकता है? कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए हो सकता है नॉर्मल, ये होगा स्मॉल ए होगा, है कि नहीं? तो ए का क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव बोला है ना, ये भी हो सकता है। और बी का क्या होगा? स्मॉल ए। तो क्या ऑप्शन है? चलो देखते हैं कहाँ से इसको करें। ओके, तो इसको अरे क्या हो गया, कहाँ से ऑपरेट करते हैं इसको भाई? ओके, तो यहाँ में क्या पॉसिबिलिटी हो रहा है? ये तो श्योर स्मॉल है, तो ये तो स्मॉल है नहीं, ए वाला तो स्मॉल है नहीं। ओके, ऐसा कर देते हैं। हाँ, तो ए तो स्मॉल है नहीं, तो यहाँ में आंसर हो जाएगा आपका ए ही वाला, क्योंकि ये स्मॉल होना ही पड़ेगा, और ये कैपिटल है स्मॉल कुछ भी हो सकता है। मिटाया था, मिट गया, तो वही रहा वो आंसर। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, चलो देखते हैं। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव दिखा रहा है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, ये ऑटोसोमल रिसेसिव दिखा रहा है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, इसका क्या हो सकता है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव नॉर्मल है तो क्या होगा? कैपिटल है, और ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ भी ये हो सकता है जीनोटाइप। ये बच्चा का क्या हो सकता है आपका? द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन विल बी, फर्स्ट जनरेशन यही है, तो इसका नॉर्मल हो सकता है। हाँ नॉर्मल है तो यही हो सकता है, इसमें स्मॉल हो सकता है। तो क्या पूछ के रखा है? फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है? तो स्मॉल ए तो होगा नहीं, तो यही होगा, कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है, यही होगा।
कैपिटल ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कैपिटल ए होता तो यहाँ में स्मॉल ए आके बीमारी नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। क्या हो गया, इसको चलाना नहीं आ रहा भाई। अगर इस बार आ गया तो मैं आपको सारा क्वेश्चन दिखा दूंगा, खुद सॉल्व कर लेना। तो इसका ये होगा बी। तो देखो बी, इस प्रकार से आप वेरी सिंपल क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, आंसर भी दिखा दूंगा, आप कर लेना सॉल्व। वेरी सिंपल। क्या है प्रोबेबिलिटी? इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछता है कि 2 वाले का 1 का होमोजाइगस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो बहुत लोग इसका मैं बता दे रहा हूँ 1/4 निकालेगा आंसर, बट इसका बच्चा देखना तो 1 बच्चा है, 2 बच्चा है और 3 ही बच्चा है। तो 1 जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा 4 से नहीं 3 के रिस्पेक्ट में आएगा। मैं हिंट दे दिया, कर लेना। ठीक है, आंसर छोड़ो, आप खुद कर लेना। ये रहा क्वेश्चंस, जो भी उसका आंसर है देखो। ये रहा क्वेश्चंस, इसमें से कौन सा सिंबल यूज नहीं होता ये खुद ही कर लो। ये सब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन सा सिंबल यूज नहीं होता? डी यूज नहीं होता। मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, ये दिखा रहा है मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। फिर क्या पूछ रहा है? आंसर ही दिखा रहा है। फिर कौन सा यहाँ मैच द फॉलोइंग मैच नहीं कर रहा, तो ये मेल है, ये फीमेल, अनस्पेसिफाइड और ये 3 मैचिंग, तो ये मैच नहीं कर रहा शायद। कौन सा यहाँ से कंसेंजीनियस मीटिंग दिखाएगा? तो 999 नहीं, 999 ये वाला। तो इसके साथ आई होप क्वेश्चन भी सब कर लिया, टेक्निकली भी सब बता दिया। तो आप इसको अच्छे से करके देखिए। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।